क्या आप सब मोटापे से परेशान हैं? क्या शुगर की दवाई खाने के बाद भी, जो एलोपैथिक दवाई है, ये खाने के बाद भी क्या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है? क्या आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है और आपकी सब कोशिशों के बावजूद कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है? तो मैं इन सब सवालों का जवाब आज आपको देना चाहता हूँ। और जो सबसे मॉडर्न रिसर्च है जो आज के पिछले 2-3 सालों में हुई है, इसके आधार पर मैं आपको इन सब सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमित रावत और मैं गवर्नमेंट बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, मैं वहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले 15 साल से मैं माइक्रोबायोलॉजी विषय है इस पे काम कर रहा हूँ और मैं अनेक प्रकार की रिसर्चेस में भी भाग लेता रहता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि मुझे अपने सभी देशवासियों से, अपने सभी बंधुओं से इसको शेयर करना चाहिए, इस नॉलेज को। तो आइए चलते हैं कि क्या ये संभव है कि आप बिना दवाई खाए या आप बिना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें, बिना ज़रूरत से ज़्यादा जॉगिंग करें, एक नॉर्मल रूटीन में आप अपनी इन सब बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और एक हेल्दी, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत कहाँ से हुई और ये सब हमने कब से जाना। तो अगर अपन देखें तो आम तौर पे आप अपनी जो स्वास्थ्य है वो चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आप इकोकार्डियोग्राफी कराने जाते हैं, आप एंजियोग्राफी कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये 1833 में खोजा गया था और ये ब्लड टेस्ट पता नहीं क्यों इतने पुराने ज़माने से 1833 से आज तक ये चले आ रहे हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो एक साइंटिस्ट थे विर्चो साहब, जिन्होंने ये पता लगाया, वो वेस्ट के साइंटिस्ट हैं विर्चो, जिन्होंने ये पता लगाया कि हार्ट में जो आपका ब्लॉकेट हो जाता है या हार्ट अटैक जो आता है वो हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आता है और इसकी वजह है प्लाक। और ये जो प्लाक आपके हार्ट में बन जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो थक्का बन जाता है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार है। अब ये थ्योरी कब आई थी? ये आई थी 1856 में। अब अपन देख लेते हैं लगभग उसी समय स्टीम इंजन भी आया था, शायद कोई उसको यूज़ नहीं करता है। खैर, इंसुलिन की बात करते हैं जो कि डायबिटीज़ का कारक माना जाता है और इंसुलिन की कमी को ही ज़्यादातर डायबिटीज़ के लिए हम जिम्मेदार मानते हैं। इंसुलिन जो है, एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे बेंटिंग, जिन्होंने 1920 में इंसुलिन की खोज की थी। और फिर इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज़ होती है या पैनक्रियाज जब हमारा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है उस वजह से डायबिटीज़ होती है। ये सब थ्योरी धीरे धीरे करके आती रही। इसके उल्टे अब मैं बात करता हूँ आज के समय की। आज के समय में हम व्यक्ति को या मनुष्य को क्या मानते हैं? हम एक नहीं हैं, हम अपने आप में पूरा यूनिवर्स है, हम एक पूरा इकोसिस्टम है। ये आपको सबको पता है कि हमारा जो शरीर है वो लाखों और करोड़ों कोशिकाओं से, लाखों सेल्स से मिलकर बना होता है और इसके साथ ही हमारे शरीर में लाखों ऐसे बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कीटाणु और जीवाणु नॉर्मली हमारे शरीर में रहते हैं, शरण लिए रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे माउथ में, हमारे पेट में, हमारे स्किन के ऊपर। जो लाखों बैक्टीरिया हमारी हेल्थ में और हमारी बीमारी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आजकल की जो रिसर्च है, ये रिसर्च ने इन सारे बैक्टीरिया को और हमारे शरीर को मिला के एक इकोसिस्टम का दर्जा दिया है। आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है और हेल्थ में और डिजीज़ में अगर कभी भी हेल्थ का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसको ही हम डिजीज़ बोलते हैं। किसी भी प्रकार का बैलेंस बिगड़ने को अपन डिजीज़ बोलते हैं। तो ये जो आपका इकोसिस्टम है, जब इसका बैलेंस बिगड़ता है उसी से आपकी बीमारियां होती हैं। तो बेसिक मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब आप अपना बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, आप अपना बैलेंस मेंटेन कर लेंगे तो आप सभी प्रकारों की शारीरिक, मानसिक, तनाव की बीमारियां या मोटापे की बीमारी सभी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अपन ये देख लेते हैं कि एक्चुअली इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ऐसा देखा गया कि जो बच्चे, ये एक अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए और वो दो अलग अलग माहौल में रहे। एक बच्चा गांव में पैदा हुआ जो कि मिट्टी में खेला बढ़ा
और वो बच्चा शायद धूल में भी खेलता था, कॉकरोच भी उसके आसपास थे, गाय या बछड़े भी उनके बीच में थे और कुत्ते बिल्ली सभी जानवरों के बीच में ये बच्चा बड़ा हुआ। दूसरा बच्चा ऐसा था जो न्यूयॉर्क शहर में था, बहुत बड़े शहर में था, जो कि पूरे एक स्टेराइल माहौल में बच्चा जो है बड़ा हुआ। और बड़े होते होते उसके साथ जो चीज़ें हुई, शायद वो सिजेरियन सेक्शन से हुआ पैदा, इसके बाद उसको बॉटल से दूध पिलाया गया, उसको माँ का दूध जो नेचुरल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जानवरों के साथ जो बचपन में उसको खेलना चाहिए और जो मिट्टी में खेलना चाहिए, उस बच्चे ने मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं खेला, वो एकदम साफ सुथरे फर्श पे बड़ा हुआ। और साथ ही ये जो बच्चा था, इसको हाथ धोने की भी आदत रही, डेटॉल से बार बार हाथ धोना, और जो फर्श ऐसा था कि हमेशा लाइजॉल और डेटॉल इन सब चीज़ों से साफ होता था। तो ऐसा बच्चा कभी भी किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से नहीं गुजरा था और उसके अंदर के जो कीटाणु थे, उन्होंने किसी भी प्रकार की कभी खराब वाले कीटाणुओं का सामना नहीं किया था, जर्म्स का सामना नहीं किया था इस बच्चे के इम्यून सिस्टम ने। तो इस बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। तो हमारे जो सैन फ्रांसिस्को के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यही देखा कि ये दो बच्चों में बेसिक फ़र्क ये था कि जो बच्चा मिट्टी में खेला हुआ था और गांव में बड़ा हुआ था, उसके इम्यून सिस्टम जो था वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था 6 साल की उम्र में ही। और ये जो मैच्योर इम्यून सिस्टम था इस बच्चे का, ये मैच्योर इम्यून सिस्टम इसको ना सिर्फ एलर्जी से बचाता है, इसको ना तो अस्थमा होता है ना एलर्जी होती है, बल्कि अगर ये कभी बीमार भी पड़ जाता है, सर्दी खांसी या वायरल होता है, तो ये बच्चा 2 से 3 दिन में बिना दवाई के ठीक होने की क्षमता रखता है अपने इम्यून सिस्टम की दम पर। इसके उलट ऐसे बच्चे जो कि शहर में पैदा होते हैं और पूरे स्टेराइल और हमारे आज की लाइफस्टाइल के माहौल में जीते हैं, ऐसे बच्चों को जो है अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इस तरह के बच्चे जो हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो पहली चीज़ हमने ये देख ली अस्थमा के संदर्भ में। अब आप इसको अपने से जोड़ के देखना चाहते हैं, तो अगर आपकी परवरिश किसी ऐसे माहौल में हुई है कि आप प्रॉपर जगह पे रहे हैं, जहाँ पे आपने मिट्टी में खेला हुआ है, या आपने जो है ऐसे माहौल में ऑलरेडी रह चुके हैं कि आप जानवरों के साथ डेवलप हुए हैं, खेले बड़े हैं, तो संभवतः आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपने क्या गड़बड़ी की हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि हम हजारों सालों से, हम और हमारे पूर्वज जो हैं हमेशा से जो है सात्विक और अच्छा भोजन खाते हुए आए हैं, जैसे कि फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जैसे कि कद्दू है, करेला है, लौकी है, आपके फ्रूट्स हो गए, आम है, अमरूद है और अनार है। हमने हमेशा से इनका सेवन किया हुआ है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ये हमेशा स्वस्थ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि हमने समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे, आलू बंडे, ये सब, और बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, हमने इनका सेवन किया। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर का जो माइक्रोबायोम है, जिस पूरे के पूरे इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो अच्छे वाले हमारे बैक्टीरिया हमें जो अच्छे हार्मोन सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 200 से ज़्यादा की संख्या में ये जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब इन माइक्रोब्स के जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, अच्छे हार्मोन्स, ये हमको नहीं मिल पाते। तो इससे हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ होता है। और इसके विपरीत जब आप लगातार बर्गर, पिज़्ज़ा और मैदे की और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप लेते हैं जो कि शक्कर से भरा होता है, आप बार बार शक्कर वाली चाय पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनको कम संख्या में होना चाहिए, ये खराब वाले बैक्टीरिया ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और आपकी पूरी आंतों में ये फैल जाते हैं। अब क्या होता है कि आपके ब्लड में तो हम केवल अभी तक कोलेस्ट्रॉल और लिपिड और हम यूरिया, क्रेटिनिन, शुगर ही नाप रहे थे, परंतु अब आने वाले जो साल हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया आपके ब्लड में जो छोटे छोटे केमिकल्स, जो छोटे छोटे हार्मोन सेक्रीट करते हैं, अपन इनको भी नाप सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो केमिकल्स आते हैं इनका मेजर रोल क्या होता है। ये क्या करते हैं, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन करके एक जो चीज़ होती है, छोटे छोटे अंगों में जो बारीक बारीक सूजन होती है, ये सूजन पैदा करते हैं। और बेसिकली ये जो सूजन बढ़ती है और इसके बाद ये जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल होते हैं
ये आपके लिवर में जाते हैं और आपके लिवर को ये बार बार ऐसे सिग्नल देते हैं जिससे लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना शुरू कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अपने आप में बीमारी नहीं है, वो तो रिजल्ट है। और वो रिजल्ट किस चीज का है? ये जो बैक्टीरिया का आपके जो अच्छे इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम का जो डिस्टरबेंस हुआ, उसकी डिस्टरबेंस की वजह से ये जो आपके खराब बैक्टीरिया हैं, इन्होंने आपके लिवर को मजबूर किया कि लिवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाए, साथ ही आपके अंगों में छोटी छोटी प्रकार की बहुत सारी सूजन पैदा करे। और ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिनको अपन IL-6, IL-17 अलग अलग इंटरल्यूकिन के नाम से जानते हैं, इसमें एक टेस्ट और भी होता है CRP जो कि बढ़ जाता है हार्ट डिजीज में। तो ये जो सूजन आपके हार्ट में पैदा होती है और उसके बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल घुसना शुरू हो जाता है और आपकी जो वेसल्स हैं वो चोक हो जाती हैं, उनकी जो पानी या रक्त बहाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, बंद होने लगती हैं। तो ये जो है एंड प्रोसेस है, ये कोई अपने आप में कोई पैथोलॉजी नहीं है, बट ये शुरुआत इसकी जो हुई है वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से हुई है और जिसको आप सुधार सकते हैं अगर आप अपना इकोसिस्टम और आप अपने अच्छे बैक्टीरिया को मेंटेन कर सकें। पहली चीज़, अच्छी डाइट के साथ, हेल्दी डाइट के साथ, जो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में आपके लेने से हो सकती है। साथ ही विटामिन सी और इनके जो ये होते हैं फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, इन सब की मात्रा बढ़ाने से आपका ये इम्प्रूव हो सकता है। ये तो हो गई ये बात। इसके बाद एक चीज़ आपको और बताना मैं चाहूँगा कि आप अपना जो इकोसिस्टम है, जो माइक्रोबायोम है, उसकी आज के समय में उसकी टेस्टिंग भी करा सकते हैं, जो कि आज हमारे देश में कुछ जगहों पे अवेलेबल हो गई है। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि हमारा जो माइक्रोबायोम है या हमारा जो अंदर का इकोसिस्टम है, इसमें क्या गड़बड़ी है, तो उसको हम गड़बड़ी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज का मैं यही अपडेट यहीं समाप्त कर रहा हूँ और इसके आगे भी मैं आपको इस तरह की और डिटेल में जानकारियाँ देता रहूँगा। ये अपडेट आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।